की शुरुआत एक सुनसान मार्केट से होती है जहां हम एक खानदान को देखते हैं जो बिल्कुल खामोशी के साथ अपनी ज़रूरत के सामान को इकट्ठा कर रहा होता है। ये लोग इतने ज़्यादा हौसला थे कि आपस में बात तक नहीं कर पा रहे थे, बस इशारों के जरिए एक दूसरे को समझा रहे होते हैं। और कोई तो वजह थी जो उन्हें बिल्कुल खामोश रहने पर मजबूर कर रही थी। इस खानदान का सरबराह ली होता है और उसकी बीवी का नाम एवलिन है। उनकी बड़ी बेटी रेगन होती है जो पैदाइश से ही सुन नहीं सकती, और दो बेटे मार्कस और बो सबसे छोटा होता है, इसलिए वो ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं पाता। बो की नज़र एक अलमारी के ऊपर रखे हुए खिलौने रॉकेट पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करता है, रॉकेट उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरने लगता है। ये मंजर देखकर सबके दिल दहल जाते हैं और सबकी सांसें रुक जाती हैं। मगर ऐन वक्त पर रेगन फौरन रॉकेट को पकड़ लेती है और एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। ली इशारों में सबको समझाता है कि शाम होने वाली है और हमें जल्द से जल्द घर वापस जाना होगा, वरना हम खतरे में पड़ सकते हैं। इसी दौरान उनके 4 साल बेटा बो दोबारा वही खिलौना रॉकेट उठा लेता है। ये देखकर सबके चेहरों पर खौफ आ जाता है, क्योंकि ये रॉकेट बैटरी से चलने वाला था और ऑन होते ही वो शोर मचा सकता था। ली फौरन बो के हाथ से रॉकेट लेकर उसकी बैटरी निकाल देता है और मेज पर रख देता है। उसके बाद सब लोग घर की तरफ रवाना होने लगते हैं, मगर बो उस रॉकेट के साथ ले जाने की जिद करने लग जाता है। बो की जिद देखकर रेगन चुपके से बगैर बैटरी वाला रॉकेट उसके हाथ में दे देती है और सब स्टोर से बाहर आ जाते हैं। मगर किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि बो रॉकेट की बैटरी भी उठा चुका है। अब ये पांचों एक कतार में घर की तरफ चल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि जो शहर कभी गाड़ियों की शोर, रोशनियों और लोगों की भीड़ से भरा होता था, आज मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुका है। ना कहीं इंसान नजर आ रहा है, ना परिंदों की आवाज़ सुनाई देती है। हर तरफ खौफनाक खामोशी छाई होती है। दुनिया में अब बहुत कम लोग जिंदा बचे हैं और ये खानदान भी उन्हीं में शामिल है। उन्होंने अपने घर तक रास्ते पर रेत बिछा रखी है और सब नंगे पांव उस रेत पर चल रहे होते हैं ताकि कदमों की आवाज़ पैदा ना हो। वो रेगन के पीछे चल रहा होता है और खिलौना रॉकेट पाकर बहुत खुश होता है। अचानक वो रॉकेट बैटरी में लगा देता है और उसे ऑन कर देता है, जिससे उसमें म्यूजिक बजने लग जाता है। चूंकि रेगन सुन नहीं सकती, इसलिए उसकी आवाज़ का एहसास नहीं होता, मगर ली और एवलिन आवाज़ सुनते ही बुरी तरह घबरा जाते हैं। अचानक घने जंगल के अंदर से खौफनाक मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से दौड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है। ली फौरन बो की तरफ लपकता है ताकि रॉकेट बंद कर सके, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मॉन्स्टर बो को पकड़ कर अपने साथ ले जाता है। बो की मौत के बाद कहानी एक साल आगे बढ़ जाती है। इस एक साल में ली और उसके खानदान इस खौफनाक दुनिया में जिंदा रहने के कई तरीके सीख चुके थे। अब वो हर लम्हा इंतहाई एहतियात के साथ गुजारते थे, क्योंकि ज़रा सी आवाज़ भी मौत की दावत दे सकती थी। ली ने अपने घर में एक खास रिसर्च रूम बना लिया था जहाँ वो खौफनाक मखलूक़ात के बारे में तहकीक करता रहता था। उसने अपनी तहकीक से ये जान लिया था कि ये मॉन्स्टर मामूली सी आवाज़ को भी कई किलोमीटर दूर से महसूस कर लेते हैं। अगर कोई इंसान ज़ोर से सांस भी ले तो ये मखलूक उसकी आवाज़ को पकड़ कर बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ लपकती है और चंद ही सेकंड में उसे मार भी देती है। अगरचे ये मॉन्स्टर मुकम्मल तौर पर अंधे थे, मगर इनकी सुनने की ताकत बहुत ज़्यादा थी। हवा में होने वाली हल्की सी भी वाइब्रेशन उन्हें सुनाई दी जाती। उनकी खाल लोहे से भी ज़्यादा मजबूत थी, जिस पर बंदूक की गोलियां और आम हथियार बिल्कुल असर नहीं करते थे। ली को यह भी मालूम हो चुका था कि ये मॉन्स्टर हालात से एक मेटेराइट के जरिए ज़मीन पर आए थे और बहुत ही कम वक्त में पूरी दुनिया में फैल गए थे। उनकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि इंसानों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और देखते ही देखते तकरीबन पूरी इंसानियत खत्म हो चुकी थी। इन मॉन्स्टर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो था मुकम्मल खामोशी। इसलिए ली और उसके खानदान ने अपने घर को पूरी तरह महफूज बना लिया था। ली ने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा रखे थे ताकि किसी भी मॉन्स्टर की हरकत को फौरन पता चल सके। उसने रास्तों और सीढ़ियों पर हाथ निशानात बना रखे थे ताकि कदम रखने से आवाज़ पैदा ना हो। उसके अलावा उसके घर के नीचे एक ज़ेर ज़मीन बंकर भी तैयार किया था जहाँ वो मॉन्स्टर पर तहकीक करता और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ छुप भी सकता था। ली को यह भी मालूम था कि इसके इलाके में सिर्फ 3 मॉन्स्टर मौजूद हैं। अब वो उनकी कमजोरी तलाश करने की कोशिश में लगा हुआ था। साथ ही ये वीडियो के जरिए दुनिया में मदद के सिग्नल भी भेजता रहता था, मगर अभी तक किसी से कोई रब्ता नहीं हो सका। इसी दौरान हमें पता चलता है कि एवलिन प्रेग्नेंट है और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली है। ये बात सबके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि बच्चे का रोना सबकी जान खतरे में डाल सकता है। इसलिए ली और एवलिन ने एक खास साउंड प्रूफ बॉक्स तैयार किया था ताकि बच्चे के रोने की आवाज़ बाहर ना आ सके। रेगन चूंकि सुन नहीं सकती थी, इसलिए ये खामोश दुनिया उसके लिए और भी ज़्यादा खतरनाक थी। ली इस कमी को दूर करने के लिए अपनी बेटी के लिए खास डिवाइस तैयार करता है और रेगन को देता है, मगर रेगन खुश नहीं होती, क्योंकि उससे पहले भी ली ने कई बार इसके लिए ऐसे डिवाइस बनाए थे जो कि काम नहीं करते थे। मायूसी में रेगन वही डिवाइस ज़मीन पर गिरा देती है, मगर जब वो उसे दोबारा आजमा कर देखती है तो अचानक उसे इर्द गिर्द की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। ये पहला मौका होता है जब वो वाकई से आवाज़ें सुन पाती है। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर उसके साथ इसे अपने छोटे भाई की बो की भी याद आती है। रेगन आज भी खुद को उस बो की मौत की जिम्मेदार समझती है। उसे लगता है कि अगर उस दिन वो बो को खिलौना ना देती तो आज वो जिंदा होता। इसी एहसास जुर्म की वजह से वो अपने वालिद की मदद करना चाहती थी और खुद को साबित करना चाहती थी। रेगन अपने वालिद की ज़ेर ज़मीन बंकर में जाना चाहती थी ताकि उसके काम में हाथ बटा सके, मगर ली इसे रोक देता है।
ली को डर था कि बंकर में मौजूद रेडियो, माइक्रोफोन और दीगर आलात से ज़रा भी आवाज़ निकल सकती है जो सबके लिए खतरा बन सकती है। इसके अलावा बो की मौत के बाद अब वो रेगन पर एतमाद भी खो चुका था। ये बात रेगन को बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, मगर वो खुश रहती है। अगले दिन ली अपने बेटे मार्कस के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए दरिया की तरफ जाने की तैयारी करता है। रेगन भी उनके साथ जाना चाहती थी, इसलिए वो अपने वालिद से इशारों में दरख्वास्त करती है कि वो भी उसे अपने साथ ले चलें, मगर ली इसे मना कर देता है और कहता है कि इसकी माँ घर पर अकेली है और रेगन को वहीं रोक कर अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए। ये बात रेगन को बहुत बुरी लगती है। उसे महसूस होता है कि उसके वालिद उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते और शायद वो उससे मोहब्बत भी नहीं करते। दिल बर्दाश्त होकर रेगन खामोशी से बैग पैक करके घर से निकल जाती है। वो सीधे उसी जगह पहुंचती है जहाँ 1 साल पहले उसके छोटे भाई बो को मॉन्स्टर लेकर चला गया था। रेगन अपने भाई की कब्र के पास लेट जाती है और खामोशी से रोने लग जाती है। कुछ देर बाद वो थकन और गम के आलम में वहाँ सो जाती है। दूसरी तरफ एवलिन घर पर बिल्कुल अकेली होती है। वो बेसमेंट में कपड़े धोकर ऊपर आती है तो इसी दौरान उसको सीढ़ियों पर लगा हुआ एक कील उसकी बोरी में फंस जाता है और सीधा खड़ा हो जाता है, बिल्कुल वहाँ जहाँ एवलिन का पैर रखने का निशान बना होता है, मगर एवलिन उसे देख नहीं पाती। इधर ली और मार्कस दरिया के किनारे मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। कुछ देर बाद ली अपने बेटे को आबशार के करीब लेके जाता है और मार्कस को बताता है कि यहाँ बात कर सकते हो, क्योंकि आबशार के शोर में उसकी आवाज़ छुप जाएगी और मॉन्स्टर तक नहीं पहुँचेगी। दोनों पहली बार खुलकर बातें करते हैं। मार्कस अपने वालिद से पूछता है कि क्या बो की मौत का जिम्मेदार रेगन को समझते हैं। ली जवाब देता है कि बो के साथ जो हुआ इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। मार्कस ली को बताता है कि रेगन आज भी खुद को कसूरवार समझती है और इसी बात ने उसको अंदर से तोड़ दिया है। ली खामोश हो जाता है जैसे ये बात दिल ही दिल में समझ रहा हो। इसी दौरान एवलिन अपने मरे हुए बेटे की तस्वीर हाथ में लेकर आंसू बहा रही होती है कि अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका था। वो फौरन तस्वीर हाथ में लेकर बेसमेंट की तरफ जाने लगती है, मगर जल्दी में उसका पैर उसी नोकीली कील पर आ जाता है। कील उसके पाँव में धंस जाता है। एवलिन शदीद दर्द से तड़प उठती है, मगर उसे अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकालती। उसके हाथ में तस्वीर का फ्रेम छूटकर नीचे गिर जाता है और जोरदार आवाज़ के साथ टूट जाता है। एवलिन बड़ी मुश्किल से अपने पाँव को कील से निकालती है। इसका चेहरा दर्द से सुर्ख हो जाता है, मगर वो दांत दबाकर खामोश हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ज़रा सी आवाज़ निकली तो मसला हो सकता है। वो लंगड़ाती हुई नीचे जाकर लाइट का स्विच ऑन कर देती है, जिससे बाहर सुर्ख लाइट जल उठती है। ये खतरे का सिग्नल था। फिर वो वापस ऊपर जाने लगती है तो मगर अचानक उसकी नज़र एक खौफनाक मंजर पर पड़ती है। वो मॉन्स्टर घर तक पहुंच चुका था। फ्रेम के गिरने की आवाज़ मॉन्स्टर ने सुन ली थी। खौफ से कांपती हुई एवलिन दीवार के पीछे छुप जाती है। मॉन्स्टर घर के हर कोने में उसे तलाश करने लग जाता है। एडरली और मार्कस दूर से देखते हैं कि घर के बाहर सुर्ख लाइट ऑन हो चुकी है। ली फौरन समझ जाता है कि एवलिन खतरे में है। वो घबराकर घर की तरफ दौड़ने लगता है। बेसमेंट में छुपी एवलिन खौफ से कांप रही होती है। मॉन्स्टर बहुत करीब आ चुका था, इसलिए हमें एवलिन की नज़र एक टाइमर पर पड़ती है। वो होशियारी से उसमें चंद सेकंड का वक्त सेट करके उसे कोने में रख देती है और खुद को दूसरे कोने में जाकर छुपा देती है। टाइमर की आवाज़ सुनते ही मॉन्स्टर उसकी तरफ लपकता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर एवलिन जल्दी से बेसमेंट की तरफ निकलकर ऊपर आ जाती है, मगर जैसे ही वो मेन डोर से बाहर जाने लगती है, वो देखती है कि वो एक मॉन्स्टर घर के बाहर घूम रहा है। वो फ़ौरन दीवार के साथ चिपक कर छुप जाती है। इधर ली और मार्कस दूर से ये सब देख रहे होते हैं। ली फौरन समझ जाता है कि अगर वो जल्दी से घर गया तो वो एवलिन को बचाने के बजाय अपने और उसकी जान को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि मॉन्स्टर की खाल इतनी सख्त थी कि गोली भी उस पर असर नहीं करती थी। इसलिए ली अपने पहले से बनाए हुए प्लान पर अमल करता है। वो फौरन मार्कस को टार्च देता है और इशारों से कहता है कि वो घर से दूर जाकर फ्लेयर रॉकेट छोड़ दे। मार्कस फौरन दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ एवलिन शदीद दर्द में मुब्तला होती है और ऊपर वाली मंजिल के बाथरूम में जा पहुंचती है। वो बाथ टब में बैठ जाती है और मजीद बच्चे को नहीं रोक सकती। डिलीवरी शुरू होने वाली थी, मगर इसी दौरान मॉन्स्टर उसकी सिसकियों की हल्की सी आवाज़ महसूस कर लेता है और ऐसा ऐसा बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है। एवलिन समझ जाती है कि अब बचना तकरीबन नामुमकिन है, इसलिए हमें मार्कस दूर फ्लेयर रॉकेट छोड़ देता है। आसमान में जोरदार आवाज़ से तेज़ रोशनी फैल जाती है। ये आवाज़ सुनते ही मॉन्स्टर एवलिन को छोड़कर फौरन उससे मत भागने लग जाते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर वहाँ से जाता है, एवलिन दर्द को काबू में ना रख पाते हुए जोर से चीख पड़ती है, मगर इसकी आवाज़ फ्लेयर के रॉकेट की शोर में दब जाती है। फ्लेयर की रोशनी और आवाज़ रेगन भी दूर से देख लेती है और फौरन घर की तरफ रवाना हो जाती है। कुछ देर बाद ये बंदूक लेकर घर के अंदर दाखिल होता है। वो सीढ़ियों पर खून के निशानात देखता है। इन निशानात का पीछा करते हुए वो बाथरूम तक पहुंच जाता है। बाथ टब में खून से भरा हुआ देखकर ली को लगता है कि एवलिन मारी जा चुकी है। वो टूट कर वहीं बैठ जाता है और रोने लगता है, मगर अचानक शावर के शीशे पर किसी के हाथ नजर आते हैं। वो कोई और नहीं, बिल्कुल एवलिन थी। उसने इस खतरनाक सूरत हाल में भी एक बेटे को जन्म दे दिया था। एवलिन को जिंदा देखकर ली हैरत से उसे ही रह जाता है। ली फौरन एवलिन और बच्चे को उठाकर जेर जमीन बंकर की तरफ ले जाता है, मगर बंकर में दाखिल होने से पहले बच्चा रोने लग जाता है। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते ही मॉन्स्टर तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ली फौरन बंकर में दाखिल होकर दरवाजे को एक मोटे मैट्रेस से डांप लेता है। वो बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसको साउंड प्रूफ बॉक्स में रख देता है,
जैसे ही बच्चे की आवाज़ बंद हो जाती है, दोनों सुकून का सांस लेते हैं। इसी दौरान ली एवलिन को बताता है कि वो मॉन्स्टर की कमजोरी जान चुका है और जल्द ही इस ऐसा डिवाइस बनाएगा जिससे ये महलूक उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। दूसरी तरफ रेगन घर वापस आ रही होती है कि अचानक उसे खेतों के दरमियान एक जलती हुई रोशनी दिखाई देती है। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ती है, मगर उसे मालूम नहीं था कि एक मॉन्स्टर उसके कदमों की आवाज़ सुनता हुआ उसके पीछे आ रहा है। जैसे मॉन्स्टर रेगन के करीब पहुंचता है, अचानक रेगन के कान में लगे हुए डिवाइस से एक तेज़ आवाज़ और एक फ्रीक्वेंसी निकलती है और ये आवाज़ मॉन्स्टर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वो तड़पने लग जाता है और वहाँ से फौरन भाग जाता है। रेगन कानों में भी शदीद दर्द होता है, मगर जैसे ही मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है, दर्द खत्म हो जाता है। रेगन हैरान हो जाती है और आखिर ये सब कैसे हुआ, मगर वो इस पर ज़्यादा ओवर नहीं करती और रोशनी की तरफ बढ़ती है। वो देखती है कि ये रोशनी एक टार्च की है। जैसे वो टार्च उठाने लगती है, कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो मार्कस होता है, जो खौफ के मारे वहाँ छुपा हुआ था। बेन को देखकर मार्कस को सुकून मिलता है और वो उसे बताता है कि उसने मॉन्स्टर को उसके पीछे आते हुए देखा था, मगर अचानक वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग गया। दूसरी तरफ एवलिन ज़ेरे ज़मीन बंकर में अपने नए बच्चे के साथ बैठी होती है, मगर उसके दिल में दोनों बड़े बच्चों के लिए बेचैन होती है। वो ली से इशारों में कहती है कि उसे डर लग रहा है कि मॉन्स्टर ने कहीं मार्कस और रेगन को नुकसान ना पहुंचाया हो। वो ली से दरवाज़ करती है कि वो फौरन बच्चों को तलाश करने लग जाए। ली एवलिन और बच्चों को बंकर में महफूज सुलाकर वहाँ से निकल जाता है और घर के इर्द गिर्द मॉन्स्टर को तलाश करता है, मगर उसे कोई नज़र नहीं आता। अलबत्ता वो ये नहीं देख पाता कि मॉन्स्टर ने घर की हर तरफ नुकसान पहुँचा चुका है और पानी की एक पाइप टूट भी चुकी है, जिससे पानी मुसलसल बंकर में बहने लग जाता है। इधर रेगन और मार्कस खेतों में मौजूद अनाज के एक बड़े टंकी के ऊपर छुपे होते हैं। वो आग जला देते हैं ताकि उसकी रोशनी दूर से उनके वाले देख लें और उनकी तरफ आने लग जाएं। इसी दौरान बंकर में पानी के शोर से एवलिन की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि पूरा बंकर पानी से भर चुका है। ऊपर से पानी आबशार की तरफ नीचे आ रहा होता है। इसी लम्हे उसकी नज़र बच्चे के साउंड प्रूफ बॉक्स पर पड़ती है। वो अचानक चौंक जाती है क्योंकि बॉक्स खुला हुआ था, मगर हैरत की बात यह थी कि बच्चे की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। एवलिन घबरा जाती है कि बॉक्स की तरफ बढ़ती है, मगर अचानक उसकी नज़र सामने खड़े हुए एक मॉन्स्टर पर पड़ती है। उसे देखकर एवलिन के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि शायद मॉन्स्टर ने बच्चे को मार दिया है, क्योंकि वो दूर होने की वजह से बॉक्स के अंदर नहीं देख पाती। खौफ के बावजूद वो ऐसे ऐसे बॉक्स की तरफ बढ़ती है। इसी दौरान मॉन्स्टर भी पानी में उतर जाता है। दिल कांपता हुआ एवलिन जब बॉक्स के करीब पहुंचती है तो देखती है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। खुशकिस्मती से बच्चे ने आवाज़ नहीं निकाली, इसलिए वो बच गया है। एवलिन बच्चे को उठाकर एक कोने में छुप कर खड़ी हो जाती है। मॉन्स्टर बिल्कुल करीब मंडला रहे होते हैं। अगर बच्चे के मुंह से जरा भी आवाज़ निकली तो दोनों की मौत पक्की है। इधर रेगन और मार्कस अपने वालिद का इंतजार कर रहे होते हैं। रेगन को लगता है कि शायद उनके वालिद उन्हें बचाने नहीं आएंगे। वो अकेले ही घर जाने का फैसला करती है। मार्कस को अपने वालिद पर पूरा यकीन था, इसलिए वो रेगन को रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही मार्कस आगे बढ़ता है, अनाज की टंकी का दरवाज़ा खुल जाता है और वो उसके अंदर गिर जाता है। गिरने के दौरान मार्कस के मुंह से ज़ोरदार आवाज़ निकल जाती है। आवाज़ सुनते ही मॉन्स्टर जो बंकर में एवलिन को ढूंढ रहा था फौरन उस आवाज़ की समझ दौड़ने लग जाते हैं। एवलिन की जान तो बच गई थी, मगर अब मार्कस शदीद खतरे में था। अनाज से भरी टंकी दलदल की तरह होती है। मार्कस जितना ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश करता था उतना ही अंदर धंसता जा रहा था। रेगन फौरन हिम्मत दिखाती है, वो टंकी का दरवाज़ा तोड़कर अंदर गिरा देती है ताकि अनाज का दबाव कम हो जाए। फिर खुद भी टंकी के अंदर छलांग लगा देती है। इन वक्त पर वो मार्कस को पकड़कर बाहर निकाल लेती है। दोनों दरवाजे के ऊपर बैठ जाते हैं और यूँ अनाज में दबने से बच जाते हैं, मगर उनकी इस सारी जदोजहद की आवाज़ मॉन्स्टर सुन लेता है। वो खेतों के रास्ते तेज़ी से टंकी की तरफ बढ़ने लग जाता है। इसी दौरान ली भी मॉन्स्टर को उस समय जाते हुए देख लेता है। वो फौरन समझ जाता है कि उसके दोनों बच्चे अनाज की टंकी के पास हैं। अगरचे रेगन ने मार्कस की जान बचा ली थी, मगर अब खतरे से पहले से कहीं ज़्यादा हो चुका था। अगले लम्हे मॉन्स्टर टंकी के अंदर कूद पड़ता है। वो दोनों बच्चों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर अचानक रेगन का डिवाइस फिर से शोर करने लगता है। आवाज़ मॉन्स्टर के लिए इंतहाई तकलीफदेह होती है। वो तड़पता है और बगैर हमला किए वहाँ से निकल जाता है। रेगन और मार्कस मौत के मुंह से बाल बच जाते हैं और टंकी से बाहर आ जाते हैं। बाहर ली भी उन्हें ढूंढ रहा होता है। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दूर बंकर में बैठी एवलिन सीसीटीवी पर ये सब देख रही होती है और शुक्र अदा करती है। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर खुशी से वो पागल हो जाता है, मगर इसी लम्हे उसे अंदाज़ा हो जाता है कि मॉन्स्टर अब भी इनके आसपास मौजूद है। ये फौरन अपने बच्चों को इशारों के साथ सामने खड़ी गाड़ी की तरफ भेज देता है ताकि वहाँ जाकर छुप जाएं। खुद वो एक कुल्हाड़ी उठाकर इर्द गिर्द नजर दौड़ाने लग जाता है, लेकिन अचानक वो खौफनाक मॉन्स्टर एन ली के ऊपर आ जाता है। ये पलट कर देखता है कि मॉन्स्टर उसे जोरदार पंजे से मारकर दूर फेंक देता है। अपने बाप को जख्मी देखकर मार्कस घबराकर उसका नाम ले लेता है। मार्कस की आवाज़ सुनते ही मॉन्स्टर बच्चों की तरफ लपकता है और अब रेगन और मार्कस की तरफ बढ़ने लग जाता है। इसी लम्हे रेगन डिवाइस एक बार फिर से ज़ोर से आवाज़ करता है, जिससे मॉन्स्टर को तकलीफ होने लग जाती है। यह आवाज़ रेगन के लिए भी बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त होती है, इसलिए वो घबरा कर अपनी हियरिंग डिवाइस बंद कर देती है, मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी।
क्योंकि इस फ्रिक्वेंसी की आवाज़ से मॉन्स्टर को कमज़ोर पड़ जाता था। जैसे ही आवाज़ बंद होती है तो मॉन्स्टर दोबारा पूरी ताकत से गाड़ी पर हमला कर देता है और मार्कस तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसी दौरान ली को होश आ जाता है। अपने बच्चों को खतरे में देखकर वो समझ जाता है कि अब मॉन्स्टर को मार नहीं सकता, मगर उन्हें बचाने के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर सकता है। ली रेगन को इशारों में बताता है कि वो उससे बेहद मोहब्बत करता है और उसने कभी भी बो की मौत का जिम्मेदार इसको नहीं ठहराया। उसके बाद ली पूरी ताकत से चीख मारता है। उसके बाद सुनते ही मॉन्स्टर फौरन उसकी तरफ लपकता है और एक ही वार में उसे बेदर्दी से मार देता है। अपने बाप को मरता देखकर रेगन टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि वो कितनी ज़्यादा गलत थी। उसके वालिद उसे बेहद मोहब्बत करते थे। ली की कुर्बानी के बाद मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद रेगन गाड़ी स्टार्ट करके मार्कस को लेकर साथ घर पहुँच जाती है। एवलिन अपने बच्चों को जिंदा देखकर उन्हें सीने से लगा लेती है, मगर कोशिश से ज़्यादा कायम नहीं रहती क्योंकि मॉन्स्टर एक बार फिर घर की तरफ आ चुका था। ये सब फौरन घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर मार्कस और रेगन अपने छोटे भाई को देखते हैं। रेगन अपने वालिद के रिसर्च पेपर दीगर डिवाइस देखकर जज्बाती हो जाती है। उसे अंदाज़ा होता है कि ली ने उसका डिवाइस कितनी मेहनत से बनाया था। अचानक मॉन्स्टर घर में घुस आता है। एलन बंदूक तान कर उसका सामना करने के लिए खड़ी हो जाती है, मगर वो जानती है कि गोली उसकी मोटी खाल तक को नहीं बिगाड़ सकती। अब मौत उनके सामने खड़ी थी। इसी लम्हे रेगन का कान में शदीद दर्द होने लग जाता है और दूसरी तरफ मॉन्स्टर भी बुरी तरह तड़पने लग जाता है। रेगन को अचानक समझ आ जाता है कि इसके कान में लगी मशीन ही इस मॉन्स्टर की असल कमजोरी है। वो अपने वालिद की तहकीक याद करती है और हकीकत को समझ जाती है। रेगन फौरन अपने डिवाइस की पावर को बढ़ा देती है। तेज और हाई फ्रिक्वेंसी पूरे कमरे में गूंजने लग जाती है। मॉन्स्टर दर्द से चीखने लग जाता है। इसकी खोपड़ी पर मौजूद सख्त आर्मर खुद ब खुद खुलने लग जाता है। बर्दाश्त न कर पाने की वजह से मशीन को पास रख के माइक्रोफोन से जोड़ देती है, जिसकी आवाज़ और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। मॉन्स्टर की चीखें पूरे घर में गूंजने लग जाती हैं और उसका सर बिल्कुल खुल जाता है। इसी लम्हे एवलिन मौका गनीमत जानकर शॉटगन से सीधा मॉन्स्टर के खुले हुए सर पर फायर कर देती है। जोरदार धमाके के साथ मॉन्स्टर की खोपड़ी फट जाती है और वो वहीं मर जाता है। अगर ये एक मॉन्स्टर मारा जा चुका था, मगर खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। गोली की आवाज़ सुनकर इलाके में मौजूद बाकी दो मॉन्स्टर भी उनकी तरफ आने लग जाते हैं, मगर अब एवलिन और रेगन उनकी कमजोरी को जान चुके थे। रेगन माइक्रोफोन का वॉल्यूम फुल कर देती है और एवलिन बंदूक थाम कर खड़ी हो जाती है। इसका मतलब है कि अब जो मॉन्स्टर आने वाले हैं उनको भी इसी हाल में मारा जाएगा। इसी उम्मीद और हौसले और अज़म के साथ ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी शेयर करें।